नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो कि आज की डेट पे जो घटनाचक्र चल रहा है पूरे भारत के अंदर, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें। अभी देखते हैं कि जिस तरह की चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं और ये देश लोकतांत्रिक देश होने की बजाय एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ अग्रसर है। ऐसी दिशा में देश जा रहा है जिसमें कि शायद मुझे लगता है कि वापस ना लौट पाए लोकतंत्र की तरफ कभी भी। मुझे लगता है ऐसा, लेकिन ये बहुत ही अ, गलत बात है अगर मैं ऐसा सोच भी रहा हूँ तो। लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, मैं अकेला नहीं सोच रहा हूँ ये बात, तो तमाम जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो, और पत्रकार जो सीरियस पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो अपने देश और अपने पत्रकारिता के धर्म को पूरे अच्छी तरह से निभाते हैं, जो बिके हुए गोदी मीडिया पत्रकार नहीं हैं, वो तमाम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं हमारे देश के अंदर, भारत में, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। आज भारत के अंदर लोकतंत्र का गला चारों तरफ से दबाया जा रहा है। ना सिर्फ लोग, जो मीडिया है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करी जा रही है, और उसके अलावा तमाम जांच एजेंसियां और जो दूसरी एजेंसियां हैं, जो एजेंसीज हैं दूसरी, जैसे ईडी हो गई या दूसरी सीबीआई को यूज़ कर रहे हैं, या फिर ईडी को यूज़ कर रहे हैं, या दूसरी जांच एजेंसी है, या फिर यहाँ तक मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका को भी इस्तेमाल करा जा रहा है हालात को और सिचुएशन को तोड़ने मरोड़ने के लिए, और एक ऐसे ऐसे हालात क्रिएट करने के लिए जिससे कि बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है आसानी से जीत सके। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अभी पिछले दिनों इन्होंने जो सिस्टम चलाया है कुछ साल से, वो अभी दोबारा से शुरू कर दिया। और उसके अंदर जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम शुरू हुआ तो काफ़ी मात्रा के अंदर बीजेपी को डोनेशन ऑलरेडी मिल चुका था। तब अचानक से हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जल्दी से बीच में आके उन्होंने एक, मैं तो कहूँगा एक ड्रामा था, लेकिन वो शायद लोग नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को। एक ऐसा बीच के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप किया एक तरह से कि भैया ये क्या हो रहा है, ये नहीं होगा। जैसे कि जज साहब बीच में आ गए और सब चीज़ ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, इसको बंद कर दीजिए। वो उसको बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली बंद करा गया होगा। स्ट्रेटेजिकली, अब देखिए, हर इंसान को डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार है अपनी बात कहने का, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और जनता के बात करने के उसके जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, उससे ऊपर ना तो जुडिशरी है, जनता से ऊपर ना जुडिशरी है, ना ही आपका ये संसद है, ना ही ये सारे के सारे नेता लोग, कोई भी जनता के अधिकार और जनता से बड़े नहीं है। देश के अंदर ये रिपब्लिक है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। तो ये सिर्फ जनता के एंगल से ही समझने की ज़रूरत है पूरे देश के शासन को हमें। और जहाँ तक जनता की बात है, मैं भी एक जनता के अंदर से ही आता हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ जैसे बाकी सभी लोग होते हैं। मैं सोचता हूँ कि जुडिशरी को इस्तेमाल करा गया इसके अंदर, चंद्रचूड़ सर को इस्तेमाल करा गया। और वो भी देखिए, कहीं ना कहीं, अगर मैं बैक में नहीं जाना चाहता, कि उनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं हमारे देश में, वो भी चीफ जस्टिस हैं अब। तो ये परिवारवाद है या क्या संयोग है, या सेट करा हुआ पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है सारा कुछ, ये इसके बारे में जनता भी सोच सकती है कि क्या सही और क्या गलत। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने आके इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अपना एक जजमेंट दे दिया, उसके बाद में बंद कर दिया और कह दिया कि सारी की सारी डिटेल, जो बाकी जो अभी जो चल रहा है उसको बंद कर दो। जिन्होंने भी जो अभी तक जो पैसे दिए हैं, जो जहाँ पे रोका है, उसके बाद के पैसे वापस कर दिए जाएं लोगों को। और जहाँ पे रोक दिया, उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है कि किस किस ने दिए, किसने नहीं दिए, वो सारी की सारी डिटेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दी जाए। अब वो इलेक्शन कमिश्नर तो रिज़ाइन कर दिए, वहाँ से हट चुके हैं, वहाँ से अकेले थे वो। अब वो गोयल जी भी चले गए वहाँ से, अब वहाँ पे कोई बचा नहीं। अब ये नए उन्होंने 3 बनाए, अपनी चॉइस से बनाए सरकार ने। अब वो किसकी मानेंगे, आप जानते हो किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो किसने बनाया उनको। उसके ऊपर तमाम लोग रिट पिटीशन के लिए भी कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इस केस के अंदर बिल्कुल, अभी हाहाकार मच जाएगा, त्राही मच जाएगी, तमाम तरह की बातें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी देश के अंदर अगर हमने इस समय कुछ बोल दिया तो। अरे भैया, क्यों नहीं बोल सकते आप? जब कोई लोकतंत्र की हत्या करने जा रहा है, देश की जो 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 द वेरी इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो चुनाव है, उसी को बंदा कोई मैनिपुलेट कर रहा है, और आप कह रहे हो कि हम नहीं बोलेंगे। ये तो गलत बात है ना।
जब इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है उसमें से चीफ जस्टिस को साइड कर दिया गया और आप तब भी नहीं बोल रहे कुछ। आप अब बोल रहे हो लेकिन एक बस इतना करके कि आपने रोक दिया वहाँ पे, और रोकने के बाद में आपने ये तो कह दिया कि डिटेल इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए, वो भी उन्हीं का सरकार का अपॉइंटेड। आप लोगों को तो जुडिशियल मेंबर जो चीफ जस्टिस है उसको तो हटा दिया ना उन्होंने, अपनी मर्जी से बनाएंगे वो सब कुछ। तो अपनी मर्जी से करेंगे तो भैया इसके अंदर मुझे बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ रह गई फिर? वो अपने बंदे को अपॉइंट करेंगे, वही उनके खिलाफ या उनके फेवर में डिसीजन देंगे। कैसे देंगे? फेवर अगेंस्ट तो दे नहीं सकते, उनके फेवर में ही देंगे। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो हाईजैक कर लिया गया है। और इस सिस्टम को आप कहते हो कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो जनता जाए कहाँ? जनता के पास ऑप्शन क्या है? रोड पे आके आंदोलन करना। उसमें पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया को, सारे के सारे मीडिया को उन्होंने और जांच एजेंसी को इस्तेमाल करके लोग की आवाज़ें दबा दी जा रही है। किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। कोई जगह जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। वहाँ पे तमाम पुलिस वाले और आर्मी के बेस में भी हैं, पुलिस के बेस में भी हैं, पता नहीं वो सचमुच आर्मी के लोग हैं या रिटायर आर्मी के लोग हैं। कई के तो सस्पिशियस लगते हैं वो, लेकिन ड्रेस पहन रखी है तो हम तो सम्मान करते हैं कि आर्मी के ही होंगे। तो उसके अंदर वो ज़बरदस्ती खाली करा देते हैं, सीटी बजा बजा के, चलो चलो चलो। उनको जैसे ऊपर से ऑर्डर आता, भाई किसने बोला तुम्हें यह भगाने के लिए? लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का प्रोटेस्ट करना। और मैं ये बात प्रशांत भूषण जी से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप PIL डालिए, पहले लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करिए कि राइट टू प्रोटेस्ट मस्ट बी देयर। जब उनको 1 घंटे भी नहीं प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा, मेरे को अकेले नहीं बोलने दिया जा रहा था वहाँ पे। उसके बाद में पुलिस ने मेरे को अरेस्ट करके मेरे साथ मार पिटाई करी, कई घंटों तक मुझे टॉर्चर करा। उसके बाद में धमकी दे के उन्होंने मुझे बोला कि तुम मोदी के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा वहाँ पे बात वो एनकाउंटर के करने लगे। अब वो उस रूम के अंदर कौन कौन लोग थे मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, और मैं कई बार अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अतर सिंह अहीर नाम का जो तिलकधारी एक SHO बना रखा है, वो मुझे लगता नहीं पुलिस का ही आदमी होगा। वो पुलिस के इनका कोई बंदा हो, इन्होंने सेफ्रेनाइज कर दिया है, अपने बंदे को पुलिस की पोस्ट दे दी और उसको SHO बना दिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को सेफ्रेनाइज कर चुके हैं ये लोग, भगवा ग्रहण कर चुके हैं उसका, और जहाँ तक कि मेरे को लगता है आर्मी भी कर चुके हैं। तो अगर फ्यूचर में देश में कुछ उथल पुथल होने वाली हो ऐसी, तो कोई बचा नहीं पाएगा, किसी को भी ऐसी हालत हो जाएगी, बहुत बुरी हालत होने वाली है। और ऐसे के अंदर जनता अगर चीफ जस्टिस के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? आप क्या चाहते हो इस देश के अंदर करवाना? बताइए। ऐसी हालात पैदा कर रहे हैं आप इस देश के अंदर। आप ये मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की जहाँ तक बात है, उसके अंदर टोटल 56% तो बीजेपी को मिला, 11% कांग्रेस को मिला। अभी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कांग्रेस को जब मिलना था जितना मिल चुका, बीजेपी को मिल चुका, और उसके बाद में उन्होंने देखा काफ़ी मिल चुका। अब इसको 12,930 करोड़ के करीब इनको चंदा मिल चुका है बीजेपी को। उसके बाद में उसको आपने वो पूरा सिस्टम रोक दिया। तो आपको लगा कि अभी इनको तो और ना मिल जाए, कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके कहीं से ना मिल जाए कांग्रेस को, तो आपने सिस्टम को जाम कर दिया। सिस्टम जाम करके भी स्टेटस क्वो हो गया, चलो ये बंद कर दो इसको, बस हो गया, बहुत हो गया। ये एक पूरी सोची समझी साजिश के अंदर भी हो सकता है ऐसा तमाशा। जब आप देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर जब उनका हो सकता है, तो जुडिशरी को भी वो हाईजैक कर सकते हैं। और तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रशांत भूषण सर जैसे, वो लोग लगातार बोलते रहे हैं ये चीज़ कि जुडिशरी के अंदर कितना भयंकर करप्शन है। इसके बारे में भी वो आवाज़ उठाते रहे। उनको तो कई बार तो अरेस्ट करने की स्थिति आ चुकी थी उनको इस बात के लिए कि वो जस्टिस न्याय की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जुडिशरी में करप्शन है, उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया गया, उनको अरेस्ट करने की एक साजिश रची गई कि उनको जेल में डाल दिया जाए। आज देखिए जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के, आप देखिए कि कितने सारे आम आदमी पार्टी के जो अंदर कर रखे हैं उनको, और कितने कितने महीने हो गए जेल के अंदर पड़े हुए हैं। जब जांच एजेंसी को कुछ मिल नहीं रहा है तो आप उनको छोड़िए, कोर्ट चुप है, कुछ नहीं बोल रहा कोर्ट। लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, कोर्ट चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा कोर्ट। कोर्ट वही बोलेगा जो उसको कहा जाएगा बोलने के लिए। और कौन कहता है देश के अंदर किसकी गुंडागर्दी चलती है, आप जानते हो। तो ये आप बताइए कि इतने दिन से आप उनको अंदर कर रखे हो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखे हो, 14 महीने के करीब होने वाले हो, और आप उनको अंदर कर रखे हो। या तो आपकी एजेंसियाँ फेल्ड है, या तो आपकी एजेंसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, या तो उनको आता नहीं, ठीक है, और ना उनको पता कुछ। जब उनको रिजल्ट ही कुछ नहीं निकल रहा, आपको जांच में भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो क्यों पकड़ रखे हो किसी को अंदर? डिटेन करना, इलीगल डिटेंशन कर रखी है गवर्नमेंट, जनता का वो भी संवैधानिक अधिकारों की उनकी हनन कर रहे हैं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, फ्री रहना एक आम जनता का अधिकार है वो। आप उनको ज़बरदस्ती कोर्ट के उसमें जेल में डाल रखा है आपने। कितने महीने हो गए? अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी जांच एजेंसियाँ बेकार है, निकम्मी है आपकी जांच एजेंसियाँ। अगर मान लो उनको कुछ मिल रहा है तो कोर्ट में दीजिए ना,
अगर आपको सबूत मिल रहा है तो कोर्ट में दीजिए, ताकि उनको, अगर सचमुच उन लोगों ने, जितने उनके 3 मिनिस्टर अंदर हैं, संजय सिंह अंदर है और मनीष सिसोदिया अंदर है, जितेंद्र जैन अंदर है, तमाम लोग जब अंदर पड़े हैं तो आप बताइए कि जब उनके खिलाफ में सबूत हैं आपके पास, कितने कितने महीने हो गए, अगर अभी तक आपको सबूत नहीं मिल रहे, आप बेकार लोग हैं, इसका मतलब गलत लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप चला नहीं पा रहे देश की सत्ता सही से। तो आप अगर आपको मिल गए सबूत तो आप कोर्ट में दीजिए, जिससे कि इन्होंने सचमुच अगर जुल्म करा है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए प्रॉपर, इन सभी नेताओं को। लेकिन ना तो आप कोर्ट में बता रहे कुछ, क्योंकि आपको मिल ही नहीं रहा, और ना ही आपको उसको उनको छोड़ रहे हैं आप। और फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कर दो, वो कर दो, वरना हम फिर हस्तक्षेप करेंगे, जल्दी से जल्दी करो। अरे ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? कोर्ट भी ड्रामेबाजी कर रही है पूरी की पूरी, कि भैया ये आप इसको छोड़ दीजिए, वरना हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये सब नाटकबाजी हो रही है, एक सेटिंग से हो रहा है, स्क्रिप्टेड हो रहा है पूरा का पूरा ड्रामा। आप मनीष सिसोदिया, मुझे बताइए, कोर्ट को कौन रोक रहा है एक एक्शन लेने के लिए? कोर्ट क्या अगर कानून की रक्षा नहीं कर सकता, इस देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, अगर कोर्ट जुडिशरी अपने देश के नागरिकों की, आम जनता की रक्षा नहीं कर सकता, तो कर क्या रहा है कोर्ट? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जुडिशरी हियर इन इंडिया? मुझे बताइए, यूजलेस। कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, कितने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और आपके हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस रोते रहते थे पब्लिकली कि जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं है, कि कब होगी, लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, लोगों को घर के पास बाहर जाके उनके घर के पास 2 स्टेप पे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो धक्के खाते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। आप बात करते हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड के सिलसिले के अंदर बात करेंगे तो 56% बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंड मिला है और 11% कांग्रेस को, और ये रोक दिया गया। बहुत ही, इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कह दीजिए, या सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की उनकी क्षमता, कि वो अपने अनडेमोक्रेटिक जो एक तरीका जो अपना रखा है उन्होंने, उसकी एक मिसाल है ये अपने आप के अंदर। इससे बड़ी जो चीज़ नहीं हो सकती कि उन्होंने अभी रिसेंट टाइम में पिछले 1 महीने के करीब कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए। अब वो ना अपने सामान, जो इलेक्शन की जो तैयारी करनी है, उनको जो पैसे खर्च करने हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि इलेक्शन के अंदर पैसे ही गलत खर्च करे जाते हैं। बाजार का गुलाम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री का गुलाम नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसकी वजह से आपको पैसे मिले और फिर दोबारा जीतने के बाद इन्हीं के आप इनके तलवे चाटते रहो। इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक फ्री, एक लोकतांत्रिक जो एक स्ट्रक्चर है, एक जो ढांचा है, एक सिस्टम है, वो तभी हो पाएगा जब आप बाजार से, इंडस्ट्री से पैसा लेना, चंदा लेना बिल्कुल बंद कर दोगे, और इलेक्शन का जो इलेक्शनिंग का जो खर्चा है वो इतना मिनिमम हो कि एक आम जनता, एक आम नागरिक भी इलेक्शन लड़ सके और अपना खर्चा चला सके। उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कैंपेन करे जाते हैं, एड्स करे जाते हैं, जिनके लिए धन की आवश्यकता होती है, और घूसखोरों या हॉर्स ट्रेडिंग भी करी जाती है, उन तमाम चीज़ों के लिए उन चीज़ों पे बैन लगना चाहिए 100%, और मौत की सज़ा का ऐलान करना चाहिए कि ये सब चीज़ें, क्योंकि लोकतंत्र ही खत्म तो फिर जनता तो खत्म ही है, जनता का बुरा हाल तो होना ही है, बैंड ही बजना, जनता मरेगी ऐसे ही। तो जिस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा किसी भी कीमत पे करी जानी चाहिए, अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो। अगर आपको डिक्टेटरशिप चाहिए तो फिर आप किसी को भी वोट दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड को, ये ड्रामा पहले कितने बरस से चल रहा था, तो कोर्ट क्यों नहीं बोला? कोर्ट कुछ भी नहीं बोला। उनके तमाम पिछले जो जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे, जितने जजेस थे, वो चुप क्यों रहते थे इस मुद्दे के ऊपर? क्यों उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया कि ये सब गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए? क्योंकि आप किसी न किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से हैं जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है, तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। क्या आप लोगों की आत्मा मर गई है? जितने जुडिशियल ऑफिसर, जितने भी जजेस हैं, क्या आपकी आत्मा मर गई है? आपको नहीं दिख रहा कि क्या सही है और क्या गलत है? जब आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा, फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, तो वो कैसे जिएंगे? आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या बचेगा? आप भगवान को क्या जवाब देंगे? भगवान ने ही तो बनाया होगा ये पूरा सिस्टम भारत के अंदर। भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, लोकतांत्रिक संस्कृति रही है, बात विचार संवाद, एक विचार विमर्श, एक डायलॉग के थ्रू, डायलेक्ट्स के थ्रू, जो वैदिक काल से अभी तक चली आ रही है। आपको पता है वेद कैसे लिखे गए थे? वेदों का जो कन्वर्सेशन के थ्रू, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु से शिष्य क्वेश्चन आंसर करते थे, वो उनको गुरु आंसर देते थे। तो इस तरह से डायलेक्ट्स के थ्रू ज्ञान की वो होती है, एक ज्ञान की जनरेशन होती है कि हाउ द नॉलेज इज जनरेटेड।
एक्चुअली ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और ज़्यादा समझ कैसे आती है चीज़ों के बारे में आपको, जब आप सवाल जवाब करोगे, जब जनता को सवाल नहीं करने दिया जाएगा, वो जितने भी जो सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर रहे हैं लोगों के, एक्टिविस्ट के भी अकाउंट जाम कर दिया इन्होंने, और जो सोशल मीडिया के जो जितने चैनल्स थे उनको भी इन्होंने बंद कर दिया अनऑफिशियली, पूरा का पूरा जाम कर रखा है। आज मैं कोई भी अभी द वायर चैनल के ऊपर प्रशांत भूषण सर के से इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें ये जिक्र था कि लोग सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई है हमारे देश में, उसके ऊपर बात नहीं चल रही है। आज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये सत्य क्या है, सोशल मीडिया में जितने लोग हैं सबके सब संपन्न लोग नहीं हैं। देखिए, सबके पास ना पैसे हैं, बेचारे मजबूरी में अपना काम चला रहे हैं किसी तरह से। जब भी मैं कोई भी बीजेपी पे या सरकार पे या जनता के फेवर से एक्चुअली मैं कोई बात कहता हूँ, जनता से इंटरव्यू लेता हूँ, जनता के पास जाके पूछता हूँ कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, एक डिबेट चलता है, वहाँ पे कुछ बात पता चलती है जो कि सरकार को पसंद नहीं आती, वो उस वीडियो को फ्रीज करा देते हैं, वो उस चैनल को बंद करा देते हैं, वो उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, उस बंदे के ऊपर पुलिस एक्शन लेते हैं। गुंडों को शराब पी के भेजा गया मेरे खिलाफ। मैं आपको कितने सारे फोटो किसी वीडियो में दिखा दूंगा, उन गुंडों के मैंने फोटो भी खींच रखे हैं। बीजेपी के क्रिमिनल गुंडे, क्रिमिनल शराब पी के उन्होंने मेरे पर अटैक किया, मेरे को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कितनी बार अटैक किया मेरे पर, पुलिस ने मेरे को कितने साफ जंतर मंतर पे मेरे को जाने से मेरी एंट्री के ऊपर बैन लगा रखा उन्होंने। पालिका बाजार के ऊपर बैन लगा दिया उन्होंने कि आप नहीं बोलेंगे यहाँ पे। भैया क्यों नहीं बोलेंगे? हर बंदा जिसको मतलब या तो बीजेपी के चैनल बोलेंगे, उन्हीं के लोग बोलेंगे तो सच कभी भी सामने नहीं आएगा। प्रशांत भूषण सर और तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये इस समय लोकतंत्र का पूरी तरह से दम घोट दिया गया है। अभी अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 12,930 करोड़ के करीब मिल गए और अनऑफिशियली पता नहीं कितने मिले होंगे उनको। और अभी रवीश कुमार जी भी बात कर रहे थे अपने चैनल के ऊपर कि जेपी नड्डा सर और जितने भी जो बीजेपी के चीफ हैं या दूसरे जो नेता हैं उनके बड़े बड़े, उन लोगों ने, जो पीयूष गोयल हैं और जेपी नड्डा जी हैं, इन्होंने 1,000 रुपये चंदा दिया। स्मृति ईरानी ने 1,000 रुपये चंदा दिया, और मोदी जी और जो जयशंकर जी इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिया। अमित शाह जी ने, इन्होंने, भैया इतना ही पैसा है। वो तमाम बात कर रहे थे कि क्या इतना ही पैसा है उनके पास, इतना नहीं है। ये मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है सर लोकतंत्र की रक्षा करना। आप ये अपना वीडियो आज के ऐसे हालात हो रहे हैं कि देखिए, आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है रवि कुमार जी आपके पास। मेरे पास इतने फॉलोअर्स होते हैं, मैं कभी भी सीमा हैदर का वीडियो नहीं बनाता। मेरी मजबूरी है कि इसमें कोई चैनल को नहीं चलने दे रहे। वो मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है ना, वो जब मैंने पहलवानों का पहलवानों की जो वीडियो दिखा रहा था, तो उस समय उन्होंने बंद करा उस चैनल को। वीडियो नहीं अपलोड करने दे रहे थे मेरे को। उनका वो हाईजैक कर लेते हैं आपके पूरे सिस्टम को, सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दे वर नॉट अलाउिंग मी टू अपलोड अ वीडियो। लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करने दे रहे थे मेरे को फेसबुक के ऊपर। फिर मैंने लाइव करना शुरू करा, लाइव पहलवानों के और उन लोगों के एक्टिविस्ट के इंटरव्यू डालने, उसके बाद में वो चैनल बंद कर दिया गया। अब 1 साल के करीब हो गया उसको, उस बात को अब बड़ी मुश्किल से मुझे शॉर्ट वीडियो बीच में 1-2 बार डालने के उन्होंने अलाउ करा, वरना वो डलती ही नहीं थी। मैं अपलोड करने की कोशिश करता था, नहीं होता था, मैसेज आता था समथिंग रॉन्ग, यही मैसेज आता रहता था। तो वो उसके बाद में अब ये जो यूट्यूब का चैनल है, इसमें भी मेरे 400 से ज़्यादा वीडियो मैंने जनता के लिए डाले, जनता के फेवर में डाले। सरकार समझते हैं कि उनके अगेंस्ट है। अभी जनता के लिए बात करना, बेरोजगारी के लिए बात करना, जो बेचारे किसान हैं उनके लिए बात करना, महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर बात करना, या जो युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई हो रही है, उसके ऊपर बात करना, क्या सरकार के खिलाफ है? अगर वो ये समझते हैं कि है खिलाफ, तो भैया उनकी मर्जी। मैं तो जनता के लिए बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। मैं तो बरसों से बोल रहा हूँ, आज से एक दिन की तो बात नहीं है। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने कितनी मेहनत करी, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकल पाया। निर्भया मूवमेंट के ऊपर कितना हमने मेहनत करी, उसके जो कानून थे उसको डाइल्यूट कर दिया गया आज की डेट पे। और उसको आईटी जो एक्ट है, जो उसको भी काफ़ी हद तक उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। लोगों की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसकी भी ऐसी तैसी फेर रखी है उन्होंने। तो ये तमाम जो भी जनता के पास, जनता की जो जन सशक्तिकरण के जो भी कानून थे, उनको सबको डाइल्यूट करके वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया इन्होंने चाल से, जिससे कि किसी को भी पता ना चले, आराम से चोरी छुपे। और मीडिया में तो आएगा ही नहीं, उनके तमाम मीडिया, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कभी भी दिखाएंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अब न्यूज़, ये मजबूरी मेरी कि मैं ये सोचता हूँ, चलो यार एक वीडियो ये चल गई सीमा हैदर की, उसके साथ में पैरेलल में समाज की भी वीडियो चलाता रहूँगा। क्या करूँ, वो चलती ही नहीं, मतलब बंद हो जाता मेरा चैनल। पूरा 400 वीडियो तक डालते, 400 से ऊपर वीडियो डाल दिए थे, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया।
1000 सब्सक्राइबर पे नहीं होने दिया उन्होंने। और क्योंकि वीडियो रोक देते थे वो, जब वीडियो रोक देगी किसी के पास जाएगी ही नहीं, ना व्यूज़ आएंगे, ना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो होगा ही नहीं मोनेटाइज। मैं कितने 1.5-2 साल तक लगा रहा, नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने इधर उधर की वीडियो डाली, ये जो चल रही है वीडियो, चालू वीडियोस भैया सीमा हैदर के बारे में या दूसरी वीडियो, उनमें 50-50 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, उनमें आ जाते हैं व्यूज़। विवेक बिंद्रा ये वो उधर जो चालू न्यूज़ है उनके बारे में आप डालोगे तो चल जाएगा। आप क्या करें बताइए? आपके पास रवीश कुमार जी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्लीज़ मुद्दों के ऊपर बात करिए, ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। आप इतनी लंबी बात को 12-13 इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपने वीडियोस बनाई दिए, हो सकता है कम उस पर बनाइए, लेकिन आपको सुनते भी हैं लोग, आपके सब्सक्राइबर्स हैं इतने सारे। आप मेन मुद्दे के ऊपर आके, जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, जो ये इस समय जो बेड़ा गर्क किया हुआ लोकतंत्र में, इसके ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज़। जितने भी सोशल मीडिया के अंदर पत्रकार बंधु, जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जिनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी रीच है, जिनकी वीडियो जा सकती है ज़्यादा सब्सक्राइबर के पास, उनको व्यूज़ आ सकते हैं, वो लोग कम से कम इस समय देश के मुद्दों के ऊपर ही बनाए। मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन वो चलेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, पिछला भी अभी 40 मिनट का 38 मिनट का मैंने जनता से पूछे थे सवाल कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तमाम मुद्दों के ऊपर बात करती मैंने। जब बहुत संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर, और मोदी सरकार के बारे में कहा था 150-200 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी इनकी। अब मैंने वो जब न्यूज़ चलाई कि बीजेपी का सुपड़ा साफ, उसमें 38 व्यू आए, और सीमा हैदर वाले व्यूज़ में आते हैं 50,000 में। क्या करूँ बताओ? मैं अपना चैनल या तो एज गुड एज बंद करने के बाद है, मेरे को ना पब्लिकली बोलने दिया जाता है, ना मेरे चैनल को चलने दिया जाता है, मेरे ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर रखा है इन्होंने। अब मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ? दिस इज़ द रीज़न कि मुझे मिक्स करनी पड़ती है ये न्यूज़। हम भी खुद नहीं चाहते, मेरे को खुद शर्म आती है कि कैसी बातें बोलते हैं वो लोग, और हमें भी जवाब देने पड़ते हैं उनको उल्टे सीधे। और उनके बॉट्स जो होते हैं वो जाके उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, और उनके पीछे जाके क्लिक करोगे, उनके अकाउंट देखोगे कि जो गाली बक रहे हैं कौन है वो लोग। एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना। ये पहले ही बना रखे हैं इन्होंने, बीजेपी वालों ने, या किसने बना रखे हैं? वो पहले ही ये सारे तमाम चैनल जो गाली बकते हैं ना, वहाँ पे आके अलग अलग नाम से बना रखे हैं, नकली फोटोग्राफ लगा रखे हैं। उनके चैनल पे क्लिक करोगे, एक सब्सक्राइबर नहीं, एक भी वीडियो नहीं, और इतने बरस से वो सस्टेन कैसे कर रहे हैं वो लोग? तो ऐसी चाल चल के आपको फंसा रखा है जाल के अंदर, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। देश में, और उससे भी भयंकर बात यह है कि जो मेजर पार्टी है अपोजिशन के अंदर, जो बीजेपी के सामने है कांग्रेस पार्टी, उसके आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे सर और राहुल गांधी और सोनिया जी, ये तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उनके गले रोन से गए थे, मतलब रोने के कगार पे पहुंच चुके थे। उनकी बातें जो सुनने में लग रही थी कि यार क्या करें, हम कहते हैं चारों तरफ से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक कर दिया है, हम ना पोस्टर्स वाले को पैसे दे सकते हैं, ना हम खर्चे कर सकते हैं इलेक्शन में, ना कुछ। अभी अप्रॉक्सीमेटली जो रवीश कुमार जी बात कर रहे थे, उसके हिसाब से करीब 2000 करोड़ के करीब कांग्रेस को भी मिले हैं, फंड चंदा मिला है। अब उनके कितने बॉन्ड, जबकि द वायर पे जो एंकर थी वो कह रही है कि उनके कुछ अकाउंट्स बंद करें, सारे अकाउंट नहीं बंद करें। अब मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एंकर जो द वायर के ऊपर जो अभी प्रशांत भूषण जी का इंटरव्यू ले रही थी, वो एंकर, वो फातिमा जी, वो कह रही थी कि खानून कुछ नाम था शायद उनका, हाँ, वो कह रही थी कि कांग्रेस के बहुत सारे खाते बंद कर दिए, यानी सब तो नहीं करे होंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बात मुझे बताइए कि जो राहुल जी को एक तरफ वो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ के करीब फंड मिला है उनको, और बीजेपी को 12,930 करोड़ के करीब फंड मिला है। अब उनके दूसरी तरफ बात करी जा रही है कि कांग्रेस के खातों को बंद कर दिया गया। द वायर की जो एंकर कहती है कि काफ़ी सारे खातों को बंद कर दिया गया। अब तीसरी तरफ वो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सर और जितने भी वो लोग वहाँ पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, इलेक्शनिंग के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, सारे खाते उनके बंद कर दिए गए। अब ये बात अपने आप में बहुत खतरनाक है। मैं मानता हूँ कि अगर बीजेपी या मोदी जी या अमित शाह जी कोई भी अगर इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, जो कि हो रहा है, एक ऐसी घटना जो बता रहे हैं वो 94, 95, 96 के करीब की बात है, जो सीताराम केसरी सर जो थे, जो पहले भूतपूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके ज़माने की बात है। उस समय कोई बिल पेंडिंग थे इनके, उसका टैक्स का कुछ टैक्सेस इन्होंने टाइम पे नहीं दिए, तो उस केस को 31 साल पुराने केस को उठा के लाए, और उसके ऊपर इन्होंने उठा के कितने का जो प्रोविज़न है मेरे ख्याल से जो एक्ट बता रहे थे, जो सेक्शन बता रहे थे, वो उस धारा के अनुसार मेरे ख्याल से 234 या 35 कौन सी धारा थी, कोई किसी टैक्स की धारा थी, टैक्स के एक्ट की,
उसके अंदर बता दें 10,000 रुपये का फाइन था कि जो लेट जो नहीं टाइम पे दे पाते हैं जो अपना टैक्स, उनको 10,000 रुपये फाइन लगता है। लेकिन उनके ऊपर कितने फाइन का, आप चौंक जाओगे सुन के कि कितने फाइन का जो वो आ गया उनके ऊपर नोटिस, 210 करोड़ रुपए का नोटिस। 14 लाख रुपए का वो टैक्स का वो था कि जो इन्होंने टाइम पे नहीं भर पाए होंगे, बाद में भर दिए होंगे। टैक्स का जो गैप हो गया, लेट हो जाते हैं कई बार, तो उसका जो 14 लाख रुपए का जो टैक्स का जो क्लेम था, उसके ऊपर 31 साल बाद 210 करोड़ का इन्होंने पेनल्टी लगा के भेज दिया, बताइए। और इस वजह से कि 210 करोड़ की पेनल्टी है, सारे खाते फ्रीज कर दिए। अब ये लॉजिकल बात है क्या? ये लोकतांत्रिक बात है? ये आप बताइए, डेमोक्रेसी के हित में ये बात? इस तरह की गुंडागर्दी, आप लोकतांत्रिक अधिकारों को, जनता के नुमाइंदे जितने भी हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। उनके लोकसभा के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ये होगा, 100% हुआ होगा यार, मैंने देखा भी है। उनका माइक, आवाज़ बोल रहे हैं लेकिन जा नहीं रही आवाज़ कहीं पे भी, वो आवाज़ कम कर देते हैं, जैसे कि इनके चैनल करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम लोगों को बुला के लाते हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग धर्म के लोगों को बुला के लाते हैं। उनको बुला के इनके एंकर, जितने भी गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जैसे ही वो बोलते हैं, उनका वीडियो काट दिया जाता है बीच में ही, या फिर इशारा करके उनकी आवाज़ ऐसे इशारा करते हैं और उनकी आवाज़, वहाँ पे बैठे हुए जो कंट्रोलर है, उनकी आवाज़ बंद कर देते हैं, स्पीकर चिल्लाता रहे जितना भी, या फिर डीलिंग कर दो उसको, या आवाज़ बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ ज़्यादा चिल्लाते चिल्लाते दिखा दो, और आखिरी में अपने बंदे को जीतते हुए दिखा देते हैं। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक। ये किसी को बोलने नहीं देते, ये बिल्कुल गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, और इनको दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ होता है। ये नॉर्मल है, इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं ये लोग, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है देश के अंदर। इसको, ये सारे के सारे जो लोकतंत्र के हत्यारे, डेमोक्रेसी के हत्यारे, जो मर्डरर्स हैं ये लोग, ये लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतांत्रिक तरीके से आए ही नहीं ये लोग। अभी 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, पूरे चांसेस थे कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में तगड़ी फाइट होने वाली है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, वन साइडेड जीत गया। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी जो हैं, वो तो पक्का जीत रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे, तो वो जीतने के पूरे चांस थे। लेकिन वहाँ पे भी सुपड़ा साहब, तीनों जगह कांग्रेस हार गई, सिर्फ तेलंगाना में जीती, और बाकी मिजोरम में तो क्षेत्रीय पार्टी थी, तो वहाँ पे तो कोई अलग सिस्टम है, वहाँ पे जीतती नहीं बाकी पार्टियाँ। तो अभी ये बताइए कि ये सब हर तरफ लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, हर तरह से। अभी मुझे बताइए, 210 करोड़ का ये जो इन्होंने ईडी से नोटिस भिजवाया कि भाई इनके पास 210 करोड़ का फाइन लगा के 31 साल पुराना एक केस, जो 14 लाख रुपए का जो लेट डिपॉजिट करा गया, लेट फी जो फाइन लगा था उस पर 210 करोड़ का, और उसकी वजह से, उस नोटिस की वजह से इन्होंने सारे के सारे उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। ये अलोकतांत्रिक है, ये बहुत ही गुंडागर्दी मची हुई देश के अंदर। अगर जनता आज भी एक्शन नहीं लेगी तो फिर कभी मत बोलना कि उनको लोकतंत्र उनके हाथ से गया। मैं बता रहा हूँ, गया। धीरे धीरे अगर कोई बोलेगा नहीं, उनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी, उनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी, और वो और तानाशाही करते जाएंगे, तानाशाही करते जाएंगे। तानाशाही उनका सिस्टम है प्रॉपर। जैसा कि रवीश कुमार जी ने भी कहा अपनी वीडियो के अंदर कि एक, अभी मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, कि एक इंटरनेशनल एक लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जाने माने लीडर हैं, वो भी वन साइडेड चुनाव जीत गए, वन साइडेड, फुल फ्लैट मेजॉरिटी। अभी भी कितने लोग चिल्ला लें इनके खिलाफ में, कुछ भी कर लें, और जैसा कि तमाम वकील भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ईवीएम घोटाला, और भी बहुत सारे लोग ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। हमारे जैसे एक्टिविस्ट भी लगातार बोलते रहे, विभिन्न चैनल पे, अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे बोलते रहे, अलग अलग जगहों पे जाके हम चिल्लाते रहते हैं कि ईवीएम घोटाला हो रहा है। तो फिर समझ लीजिए वही रिजल्ट आएगा जो 5 राज्यों का आया था। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर ईवीएम घोटाला होगा तो रिजल्ट वो का वही आएगा, 2 + 2 = 4। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ध्यान तमाम चीज़ों में उलझाएंगे और अंत में रिजल्ट इन्हीं के फेवर में आएगा। 400 सीट और 500 सीट ये तो सिर्फ एक नंबर है, जितना वो चाहेंगे उतना आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाना है तो आप ये देखिए कि 210 करोड़ का पेनल्टी लगा के उनके फ्रीज कर देगा अकाउंट। और हाँ, मैं एक बात से बिल्कुल सहमत, हो सकता है कि मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं सहमत ना हूँ कि कांग्रेस के पास पैसा खत्म हो गया, ये मैं नहीं मानता। कांग्रेस 77 साल, कितने वर्षों से तो राज कर रही है यहाँ पे, 70-55 साल ही मान लो, चलो 55 साल से राज कर रही है एक पार्टी,
और उसके बाद पैसे ना हो। अभी भी कई राज्यों में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है और तमाम अलग अलग जगहों पे उनकी सरकारें आती रहती हैं, हिमाचल में भी उन्हीं की सरकार है। तो ये बताइए कि इतनी जगहों के ऊपर आप एक बात है कि एक पार्टी पहले से राज कर रही है, पैसे कमी होगी। मैं नहीं मानता कि पोस्टर बनाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होंगे या इलेक्शन के लिए पैसे तो हैं। जब रवीश कुमार जी ने अपने चैनल में ये वीडियो में साफ बताया कि जहां बीजेपी के लोगों ने 1000 रुपये 2000 रुपये जो कैंपेन थी मोदी फॉर पीएम, जो कैंपेन चला रखे हैं उन्होंने, उसके लिए इन्होंने डोनेशन दिया 1000 रुपये 2000 रुपये। लेकिन जो कांग्रेस के लोगों ने जो डोनेशन दिया अपनी पार्टी को वो कई लाख में है। किसी ने 5 लाख का दिया, किसी ने 1 लाख का दिया। तो इसका मतलब है कांग्रेस के पास पैसे की कमी नहीं है, कांग्रेस के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हो सकता है कांग्रेस के पर्टिकुलर अकाउंट में या पार्टी के अंदर कम पड़ गए हों, लेकिन एक तरफ दूसरे चैनल पे कहा जा रहा है कि रवीश कुमार जी ने भी अपने न्यूज़ चैनल पे बताया कि 2000 करोड़ के करीब, 2000 करोड़ से ज़्यादा ही, लगभग 2000 करोड़ के करीब उनको चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ तक कि एक क्षेत्रीय पार्टी को उनसे ज़्यादा मिला है। अब जब ममता जी के बारे में बात करें या दूसरी पार्टियों के, तो उनको काफ़ी पैसे मिले हैं और ममता जी को बहुत ज़्यादा डोनेशन मिला है। वो कहाँ से मिला है मैं नहीं जानता, कैसे मिला है इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम पार्टी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्टोरल फंड से कैसे कैसे चंदा मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट का रोल जहाँ तक है, जुडिशरी का रोल निष्पक्ष होना चाहिए और उनको ना सिर्फ एक प्रोसेस को रोक के कि भैया बाकी डिटेल इलेक्शन कमीशन को दो, इलेक्शन कमीशन उन्हीं के अंडर है, तो सच तो जनता के पास आएगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। उनको ऐसा कहने की बजाय ना सिर्फ जहां रोका था उसके बाद के पैसे वापस करें, पूरे के पूरे जो बीजेपी के पास चलेगी। जब एक प्रोसेस ही गलत है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जब आप उसको इलीगल प्रोसेस बता रहे हो, गलत प्रोसेस बता रहे हो, तो सारा का सारा। तो साथियों मैं यही बोलूँगा कि जो ये सब कुछ हो रहा है इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, तो इसके अंदर हम यही बोलेंगे कि अगर देखिए अगर कांग्रेस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो पैसे नहीं, उनके तमाम इतने सारे लीडर्स हैं और उनके इतने वर्षों से वो राज करते रहे, उनके पास पैसे तो होंगे। हाँ, लेकिन डेफिनेटली कि इलेक्शनिंग के लिए एक्स्ट्रा जो फंड आता है इधर उधर से फ्री का आ जाए फंड, जो जनता दे रही है या जो सेटिंग करे होते हैं, सभी पार्टियों के अपने इंडस्ट्री से दोस्ती होती है, इनसे सेटिंग होती है। हर पार्टी के ग्रुप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के जिनके साथ इनकी सबकी सेटिंग होती है। तो कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, उनको बीजेपी से मिलते हैं। जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या देखते हैं कि भाई क्या है सीन, उनको वहाँ से मिलते हैं। और हकीकत के अंदर इसके पीछे पूरी की पूरी गेम है क्या? इसके पीछे जो गेम यह है कि बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद रहे हैं ना, एक तरह से आप उस पार्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे काइंड ऑफ ए कंपनी सिस्टम, जो शेयर खरीद रहे हैं ना, वो ऐसा सिस्टम समझ लीजिए इनडायरेक्टली इसको, कि बॉन्ड खरीद रहे हैं, चंदा दे रहे हैं उस पार्टी को, उसके बाद वो उनको रिटर्न करते हैं अनऑफिशियली डबल तिबल, तब जाके हर इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फंड करते हैं। फ्री में फंड नहीं कर रहे हैं, ये फ्री में फंड नहीं कर रहे हैं कि भाई तू ले ले और चल मौज ले, ऐसा नहीं है। 12,930 करोड़ हवा में नहीं आते हैं और 2,000 करोड़ इनके पास आ गए और उनके पास भी आ गए। तमाम जो पार्टी का जो सिस्टम है, जो चंदा का धंधा है जो है, वो ही गलत है। चंदे का धंधा बंद होना चाहिए ये पूरी तरह से। और इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ है कि जो पार्टियों को चंदा देते हैं उन पर कोई रोक टोक नहीं है। विदेशों से भी फंड ले सकते हैं ये लोग, पूरी दुनिया से। आप देखें कि जो बीजेपी के जो मेन लीडर्स हैं उनमें कई जगह, तो जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ समय पहले आपको याद होगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा शो किया था, अमेरिका में भी किया था, यूके में भी किया था, जो अल्बर्ट हॉल के अंदर, और बाकी अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा शो किया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप के समय। याद होगा आपको कि इतना ज़बरदस्त शो किया था उन्होंने 2014 की करीब की बात है, 2014 की बात। उसके बाद भी 19 में भी किया था उन्होंने। तो वो हर इलेक्शन के अंदर करते हैं। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में भी करा गया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़े हॉल के अंदर वैसा ही ड्रामा किया था जैसा कि उन्होंने अमेरिका और उसमें किया था। वो पूरे स्टेडियम में भीड़ जुटा लेते हैं और ये पूरा एक आयोजन होता है। और मोदी मोदी मोदी, उसके बाद याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े लीडर ने इनको बॉस भी कहा था कि मोदी इज़ अ किंग, मोदी इज़ अ बॉस। तो बॉस क्यों बोला था उनको? क्योंकि अडानी ग्रुप वहाँ पे बहुत सारी माइनिंग के लिए ठेके लेने की बात कर रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका काम हो नहीं रहा था। तो मोदी जी ने जाके डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपनी पावर दिखाई वहाँ पे और उनके बाद में उनको सौदे माइनिंग के मिल गए थे अडानी को। उसके बाद तो अभी वो अडानी किसके पैसे को लगा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? अडानी और दूसरे जो विनोद अडानी जो इनके भाई हैं गौतम अडानी के, वो मॉरिशस से लेके पूरी दुनिया में जनता के पैसे लगा रहे हैं। किसके पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, ये तमाम मैं वीडियो अलग अलग चैनल में अलग अलग कई बार मैं बोल चुका हूँ, इसमें भी बनाऊँगा कभी मैं आराम से।
तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, नेटवर्क जो है, वो चंदा लेने का इन्होंने, और उस सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बात बताने वाला हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था ना इनका, उसको जो स्पॉन्सर्ड कर रही थी, जो कंपनी पूरे प्रायोजित कर रही थी उस पूरे प्रोग्राम को, उस कंपनी के जो ऑनर्स की लिस्ट के अंदर जय शाह भी एक नाम लिखा हुआ था वहाँ पे। एक पटेल था कोई, और मेरे को याद नहीं रहा पूरा उसका नाम, और एक सुरेश पटेल या हितेश पटेल कुछ ऐसा नाम था, और एक ये जय शाह का नाम था। अब जय शाह ये वाले जय शाह या कोई दूसरे जय शाह, वो तो उस कंपनी के डाटा निकालने पे पता लगेगा। और लेकिन ये तमाम अलग अलग देशों के अंदर सेम सिस्टम इन्होंने हर जगह बनाया हुआ। वहाँ एनआरआई से पैसे इकट्ठे करते हैं ये लोग कि भैया एनआरआई देशभक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे खूब चंदा इकट्ठा करते हैं, और उस चंदे को, वो चंदे का एक धंधा बना रखा है इन लोगों ने, बहुत ही बड़ा स्कैम है अपने आप के अंदर। और उसके उस पूरे पैसे को, कितना पैसा आया, ये कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी से जो विदेशों से फंड आता है उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाती। कितना फंड आया, कितना नहीं आया, कोई नहीं पूछा जाता है। ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, इनको बाहर से कितना पैसा आता है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के पास भी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय काफ़ी फंड आया था बाहर से, इन्होंने बताया ना किसी को भी। जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि भैया इतना होगा, तो पहले 40-45 लाख बताए, फिर 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ 20 लाख बताए, लेकिन वो उस समय 20 करोड़ से भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली टोटल फंड कलेक्टेड था। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी पार्टी जिसने अभी शुरू किया वो 20 करोड़ से ऊपर इकट्ठे कर लिए, तो आप सोचिए कि ये तो बहुत पुरानी पार्टियाँ, इतनी दिग्गज घाक पार्टियाँ हैं, इतना पूरा सिस्टम हाईजैक किया उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हर कंपनी, कहीं पे आप देखिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी छोटे मोटे आइलैंड का, वो तो बेचारा पैर छूने लग जाता है, या पता नहीं क्या करा हुआ, उसको कितने करोड़ दिए होंगे इन्होंने पूरे के पूरे इस इवेंट के अंदर, कि उसने क्यों ऐसा करा, उसके दिमाग में क्या डाला हुआ कि भैया ये सम्मान करना होता है, क्या करना होता है। लेकिन हमें बताया गया है, देखो पैर छू रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विषय नेता है इतने बड़े। तो मालदीव कैसे घुर्रा रहा है ये नहीं बताया। भूटान ने बोला चाइना के बगैर ये मुद्दा, डोकलाम का मुद्दा सोल्व नहीं होगा, ये नहीं बताया जा रहा जनता को। हमारे पोरबंदर के पास में हमारे जहाज़ों के ऊपर हुई थी जो आतंकवादी कह लीजिए, मिलिटेंट्स कह लीजिए, या जो भी ग्रुप है उनके, वो बॉम्ब मार रहे हैं, ये बात पूरी तरह से बताई नहीं जाती जनता को कि विषय नेता की क्या छवि है। एक मालदीव जैसा देश घुर्राता है देश के, और कंबोडिया से एनआरआईज को बोल रहे हैं भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि वो बेसिकली इंडिया के खिलाफ नहीं है, वो मोदी के खिलाफ है। वो मोदी से चिढ़ते हैं सारे के सारे लोग, जो जिस तरह का इनका व्यवहार है, जिसका तरीका है इनका, तो उससे वो चिढ़ते हैं सारे के सारे। तो ये लोग, अभी कोरिया से भी ऐसे हुआ, तो तमाम देशों से एनआरआईज को या इंडिया आउट का जो नारा लग रहा है, वो बेसिकली मोदी से चिढ़ते हैं। मोदी से वो ना, तो इंडिया तो बहुत ज़माने से वहाँ पे है। तो ये परिस्थितियाँ डेफिनेटली बदलेंगी जब नया कोई रेजिम आएगा तो। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला। हो सकता है कि ये आज ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कल ये 1 नेशन 1 रिलीजन की भी बात करेंगे, 1 नेशन 1 पार्टी की भी बात करेंगे। कोई नहीं पता बाद में फ्यूचर में क्या होगा, कि एक ही पार्टी चलेगी इन्हीं की, एक ही धर्म होगा, बाकी धर्म का क्या होगा मैं नहीं जानता। भैया मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोकतंत्र बचा रहे हमारे धर्म, हमारे देश के अंदर, और लोग, आम जनता जीती रहे, लोगों को बोलने का अधिकार होगा। गुंडागर्दी, तानाशाही चलती रहेगी बरसों तक, तो क्या हाल होगा मुझे पता नहीं है। बाकी लोगों कहाँ कितना जुल्म होगा, उन पर क्या होगा, अभी देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पूरा फंडा है, मैं क्या जानता हूँ कि कांग्रेस के पास अभी पैसा है बहुत सारे तरीके, सारे खाते तो नहीं फ्रीज करे हुए, उनके ऑल्टरनेटिव अकाउंट्स भी होते हैं, जो उनकी पार्टी के अलावा दूसरे इतने सारे संगठन बने होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे सेवा दल, ये दल वो दल, जैसे हर पार्टी ने बना रखे होते हैं। बीजेपी ने भी बना रखे हैं, कोई मजदूर, भारतीय मजदूर संघ, कोई किसान संघ, नकली, और वही आंदोलन करते रहते हैं, फिर आंदोलन में घुस जाते हैं, हाईजैक करके फिर वापस पलटी मार जाते हैं, आंदोलन खत्म हो गया। तो ये इनकी टैक्टिक्स होती है सभी पार्टीज़ की। तो कांग्रेस के भी बहुत सारे दल हैं, उनके सारे अकाउंट बंद करे होंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, जैसे कि दवायर पे ही बताया जा रहा है इनके काफ़ी अकाउंट बंद कर दिए, लेकिन सारे तो नहीं करे होंगे। और जो लीडर्स हैं इनके, जिन्होंने बहुत बरसों से, देखिए इंडियन करप्शन में कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कितने सारे। ये अलग बात है कि बीजेपी ने किसी भी कांग्रेस पे जितने भी स्कैम के, घोटाले के जो केसेस थे, उन पर किसी पे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 10 साल हो चुके हैं, मोदी को भी कहते थे मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, नहीं करा इन्होंने। और अभी तक चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे बोफर्स घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे स्टैम्प पेपर, किसी का कोई रिजल्ट आया अभी तक नहीं आया। सब लीपापोती, सब मिले हुए हैं आपस में, कांग्रेस बीजेपी, ये सारे के सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और कुछ नहीं है धंधा। और ये सब गोरख धंधा है, बस समझ लो। बहुत बुरा हाल है जनता का, जनता को समझ में नहीं आएगी ये सारी बातें। सारी पार्टियाँ हैं जो हमाम में सारे नंगे, ये हाल है इनका। कोई भी दूध का धुला नहीं है इनमें, सब के सब भ्रष्ट हैं सारे नेता।
और इनका कुछ भी नहीं हो सकता। और कोई जनता के अंदर से कोई लीडर आता है तो उसके साथ में जुल्म करते हैं, उसको गायब करवा देते हैं, उसको अत्याचार करवा देते हैं, उनको सब तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जनता को सही अच्छे ईमानदार लीडर ना मिले और ना ही ये सिस्टम कभी बदल पाए और ना ही जनता का कभी भला हो सकता है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र तो पहले इमरजेंसी में था, ख़त्म हुआ था, वापस लौटा 2 साल में, लेकिन अब तो अगर सब कुछ ही पलट जाएगा तो फिर मुझे लगता नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में बहुत बड़े बदलाव करने के चक्कर में है ये। अभी एक लोकतंत्र टीवी नाम का इन्हीं का चैनल है सोशल मीडिया का, बीजेपी एफिलिएटेड है, तो एफिलिएटेड तो बाकी सारे सोशल मीडिया के चैनल है, ये मतलब बीजेपी का ही लोकतंत्र टीवी है, फंडेड समझ लीजिए। तो वो उनमें अश्वनी उपाध्याय जी बैठ के बता रहे थे कि हम ये करना चाहते हैं, इसलिए 405 सीट चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, 506 सीट चाहिए हमें, उससे कम नहीं चाहिए, और जिससे कि हम सारे संविधान में बदलाव कर सकें, सारे के सारे आर्टिकल को बदल सकें, जितने भी तमाम बड़े बड़े आर्टिकल हैं सबको ख़त्म कर देंगे, पूरे संविधान की ऐसी तैसी फेर देंगे। अरे ठीक है कि वो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और ये तमाम जो चित्र थे पहले 1947 में थे संविधान की कॉपी में, मानता हूँ, तो वो तो अभी भी होंगे, उसको थोड़ी हटाया गया हुआ और उसको हटा भी दी गया। वैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो अभी कॉपी देखी उसमें तो हैं वो चित्र अभी भी पुराने वाले, सबके चित्र तो ऐसे कैसे बने हुए हैं। तो ये कह रहे हैं हम चित्र को वापस लगाना चाहते हैं। अबे चित्र को क्या वापस लगाओगे तुम, जब जनता को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये हकीकत के अंदर अपनी सत्ता को, अपने कब्जे को, तानाशाह कब्जे को और मजबूत करना चाहते हैं। इन धाराओं को तो ख़त्म कर देंगे, जो मेन जनता के हित में धाराएँ सबको उड़ा देंगे ये लोग। फ्रीडम की, जो रिलीजन की, ये तमाम जितनी धाराएं जनता के फेवर में, सबको ख़त्म कर देंगे ये लोग। और जनता का गला अभी तो दूर से दबा रहे हैं, जाके नज़दीक से आपका गला दबाया जाएगा, तब आपको पता चलेगा आपकी आवाज़ बैठती है कि नहीं, आवाज़ में दम है कि नहीं, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखना क्या हाल होता है आपका। तो तब तक के लिए मैं अब तक यही बात बोलूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को जो बीजेपी को मिल चुके हैं ना पैसे, वो भी वापस करवाने चाहिए थे। अगर वो उन बंदों के नाम नहीं घोषित करना चाहते हैं, वो बंदे तो पता लग ही गए किस किसने भेजा है ना। एसबीआई को तो उसको जो सब कुछ, रिजर्व बैंक को भी पता होता है ना, सेबी को भी पता होता है सब कुछ कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, पैसे किधर से आ रहे हैं, किधर से नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बार डांट भी चुका उनको, तो ये सब चीज़ उनको पता होती है, बैंकों को और इनको सिस्टम को, लेकिन वो छुपा रहे हैं कि कहाँ से आया पैसा। अब भी तो पता चल रहा है ना कहाँ से आया, किसके पास से आया। तो या तो उनको वापस लौटा दो, वरना वो डोनेट कर चुके हैं तो इस पैसे को, सारे पैसे को उठा के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जो गवर्नमेंट का फंड है, ये नहीं पीएम केयर्स फंड जो कि ये अनऑथराइज इलीगल गैर कानूनी फंड बना लिया था इन्होंने, सारे पैसे जनता के खा गए और कोई पता नहीं है कितने पैसे आए उसमें, कितने नहीं आए, आरटीआई तक में जवाब नहीं देते हैं ये लोग उसका। और उसके अंदर कोरोना के अंदर कुछ सिलेंडर लाए थे खरीद के ऑक्सीजन के, वो बेकार नकली चाइना से मंगाए थे, कहाँ से मंगाए थे, वो काम ही नहीं करे। तो इनका सारा फंड का घपलेबाजी, कितना करा कितना नहीं करा, निर्भया का फंड भी कोई पता नहीं है कहाँ गया, कितना सारा फंड था वो भी। तो इस तरह तमाम फंड की एक गेम कर देते हैं पूरे। और जो तमाम जो पेंशन्स के फंड होते हैं इतने सारे, पूरे के पूरे लगातार इतने हर बजट में पास करते हैं कि इतना फंड इस पेंशन के लिए, इतना फंड इस पेंशन के लिए। जो बजट पास करते हैं वो फंड एक साल में तो नहीं मिलता ना, वो तो कई साल में जाके मिलते हैं पैसे पेंशन के, हर साल हर महीने के हिसाब से मिलते हैं। तो वो पड़ा होता है, उस पैसे को उठा के विदेशों में इन्होंने अडानी अंबानी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हुआ। कहाँ से लोग बोल रहे हैं ये बातें कि पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन्होंने, और वो उसी वजह से ये अडानी अंबानी टॉप पे पहुँच रहे हैं ग्लोबली, अमेरिका के अंदर। समझ रहे हैं बात को। तो कैसे वहाँ पे विदेशों में ये टॉप पे कैसे पहुँचोगे, विदेशों से जो इंडिया का पैसा है वो विदेशों में लगा के और सारे पैसे से इन्वेस्ट करके ये दबा के कमा रहे हैं। और जब जनता को जरूरत पड़ेगी उसमें से निकाल के दे दो। जब ज़्यादा चीखेंगे लोग, धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे EPS 95 वाले चिल्ला रहे हैं बेचारे, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम वाले चिल्ला रहे हैं, OROP वाले जो सैनिक चिल्ला रहे हैं, उनको जब ज़्यादा दिक्कत आएगी, इनके गले पे आ जाएगी ना, तब उठा के उसको थोड़ा थोड़ा कर करके देना शुरू कर देंगे, बाकी गोल। तो यही होगा, पूरा फंड उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, बाहर लेके कमा लेंगे अरबों खरबों रुपए, और ये अडानी अंबानी राजीव जैन जैसे लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे और पहुंच भी रहे हैं, पूरी दुनिया में टॉप पे आ रहे हैं दोबारा से।